हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे ज़ोर शोर से। चलिए, तो हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स की शुरुआत को देखा था। 19th सेंचुरी में जो ब्रिटिश इंडिया में जो हो रहा था, हम लोग उसको देख रहे थे और उसके समाज में क्या क्या बुराइयां थी और उसके खिलाफ जो सोशल रिफॉर्मर्स क्या क्या रिफॉर्म कर रहे थे उस वो हम लोग देख रहे थे। इस टॉपिक को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। सभी का वेलकम टॉपर फाउंडेशन क्लासेस में। और आगे की आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे कौन कौन से सुपरस्टिशंस थे, कौन कौन से ऐसी प्रैक्टिसेस थी हमारी सोसाइटी में जिसको रिफॉर्म किया गया, जिसके लिए आवाज़ उठाया गया और उसके लिए कितनी जोखिम भी उठाया हमारे रिफॉर्मर्स ने। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे जिसकी अक्सर बात होती है, चर्चा होती है इतिहास में, हम लोग उसकी बात करेंगे। मैं यहाँ से लिखती हूँ, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। फ्रेंड्स, इस टॉपिक को आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। इसको हम लोग जल्दी से एक फटाफट रिवीजन के तौर पे भी देख लेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। प्रीलिम्स अब हमारा नज़दीक आ चुका है। ये एक प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एक रिवीजन के लिए भी देखेंगे। थोड़ा सा इसमें हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो घटी हैं। एक तो फर्स्ट काम हुआ था एबॉलिशन ऑफ सती, ठीक है, जिसमें आपको पता होगा ये योगदान था राजा राम मोहन रॉय का और विलियम बेंटिक का। राजा राम मोहन रॉय अपने टाइम के बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे फ्रेंड्स, और मैंने आपको बताया था इनको राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने दिया था। जो मुगल एम्परर अकबर सेकंड थे उन्होंने दिया था। राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक के प्रयास से ये सती प्रथा का एबॉलिशन हुआ 1829 में। ये ऐसी प्रथा थी जहाँ जीते जी औरतों को जला दिया जाता था अगर उनके पति की मृत्यु हो गई है तो। इस प्रथा के खिलाफ आवाज उठाने वाले यही महान आदमी थे। उसके बाद विडो रीमैरिज की अगर हम बात करें तो विडो रीमैरिज के लिए जो सबसे प्रखर वक्ता थे जिन्होंने इसके सपोर्ट में अपनी आवाज़ उठाई वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये संस्कृत कॉलेज कलकत्ता के प्रिंसिपल थे। इन्होंने इसके लिए आवाज़ उठाया। फाइनली गवर्नमेंट ने हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट भी पारित किया 1856 में। फ्रेंड्स, इसको हम लोग याद रखेंगे, हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट पास किया। मैरिज एक्ट ये 1856 में गवर्नमेंट ने पास किया। ये इन्हीं के प्रयासों से हो पाया और इन सब रिफॉर्म्स की वजह से हमारे सोशल रिफॉर्मर्स बार बार समाज की तरफ से अटैक झेल रहे थे क्योंकि ये कहीं कहीं ये सदियों से जो ये प्रैक्टिसेस थे अचानक जब उन पे रोक लगा दी जाए, कोई एक्ट पारित कर दिया जाए, उसको अब गैर कानूनी बता दिया जाए, तो जो ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थी उस समय की वो तिलमिला गई और इनके खिलाफ उन लोगों ने भी जब मोर्चा खोला, इसके बावजूद ये लोग अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे। ये लोग वाकई इन्होंने इतिहास में इतना बड़ा काम किया है इन कुरीतियों को हटाने में कि जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। राजा राम मोहन राय को तो उनको घर से भी निकाल दिया गया था, लेकिन चूंकि वो खुद भी भुक्तभोगी थे, उनके बड़े भाई की जो पत्नी थी उनको जिंदा जला दिया गया था उनके बड़े भाई की मृत्यु के बाद। तो ये एक गहरा मानसिक प्रभाव उनके ऊपर पड़ा था इस प्रथा को लेकर। उन्होंने तभी ठान लिया था कि इस प्रथा को कैसे भी खत्म करना है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि एक नेटिव मैरिज एक्ट भी पास किया गया। ठीक है, नेटिव मैरिज एक्ट पास किया गया। ये 1872 में पास किया गया फ्रेंड्स। इसमें आप मैरिज की जो एज है वो बढ़ाई गई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट था। और इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि ज्योतिराव फुले और उनकी पत्नी सावित्री बाई फुले, ठीक है, ज्योतिराव फुले और सावित्री बाई फुले, इन्होंने पहला गर्ल्स स्कूल पुणे के अंदर स्टार्ट किया। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है टुवर्ड्स विमेन एजुकेशन। फर्स्ट गर्ल्स स्कूल इन्होंने पुणे में स्टार्ट किया। ठीक है, ये इन द ईयर 1848 में इन्होंने स्टार्ट किया और एक पहला बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप माना जाता है विमेन एम्पावरमेंट के लिए, विमेन एजुकेशन के फील्ड में। आप ये क्वेश्चन इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, विमेन एजुकेशन के फील्ड में सावित्री बाई फुले का क्वेश्चन अक्सर इंटरव्यूअर्स पूछते हैं। अच्छा, उसके बाद हम फेमस पर्सनैलिटीज़ को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं और उनको द्वारा किया गया काम को हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये आप अपने प्रीलिम्स के रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। फेमस पर्सनैलिटीज और उनके द्वारा जो ऑर्गेनाइजेशन चलाए गए इनको भी आप ध्यान रखेंगे। आप इसमें 3 चीज़ का ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। पहले तो फेमस पर्सनैलिटीज और उनके द्वारा जो चलाए गए ऑर्गेनाइजेशन का नाम, फिर फाउंडेशन ईयर, फिर उनकी आइडियोलॉजी क्या थी उसको भी एक बार रिवाइज कर लेंगे प्रीलिम्स में जाने के पहले, एग्जाम के पहले।
तो फर्स्ट पर्सनालिटी जो हम जिसकी बात करते हैं हम लोग उसकी राजा राम मोहन रॉय के बारे में बात करते हैं। राजा राम मोहन रॉय एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से थे और जब ये वेस्टर्न लर्निंग, साइंटिफिक थिंकिंग ये सब प्रमोट करते थे, एबॉलिशन ऑफ सती की बात करते थे, इनहेरिटेंस राइट्स ऑफ वुमेन की बात करते थे, तो इनको काफ़ी विरोध झेलना पड़ा अपने समाज से, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके ऑर्थोडॉक्स आइडियल्स को चैलेंज कर रहे थे। राजा राम मोहन रॉय को फ्रेंड्स फादर ऑफ इंडियन रेनेसां भी कहा जाता है, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ही इज कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन रेनेसां। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे बुक्स को भी ऑथर किया है, ही ऑथर्ड सेवरल बुक्स, उसमें मैं कुछ कुछ किताबों का नाम लिख रही हूँ जिसमें उन्होंने किया है संवाद कौमुदी, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है फ्रेंड्स, इसको जरूर याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आता है, संवाद कौमुदी। उसके बाद गिफ्ट टू मोनोथिस्ट्स, ये लिखा है उन्होंने, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये लिखा है उन्होंने। ये सारे इन सब के ऑथर राजा राम मोहन रॉय थे। इसके अलावा उन्होंने जो महत्वपूर्ण योगदान दिया, सबसे पहले तो उन्होंने आत्मीय सभा सेटअप किया था, आत्मीय सभा सेटअप किया था जो कि 1814 में, बाद में यही आत्मीय सभा फ्रेंड्स ब्राह्मो सभा हो जाता है, ठीक है। 1828 में आते आते हम इसी ब्राह्मो सभा को ब्राह्मो समाज कहते हैं। ब्राह्मो समाज का ये योगदान रहा कि ये मूर्ति पूजा के ये लोग खिलाफ थे, ठीक है, ये लोग उपनिषद, प्रेयर्स, मेडिटेशंस ये सब में बिलीव करते थे, लेकिन मूर्ति पूजा के जो खिलाफ थे। और वेस्टर्न लर्निंग और साइंटिफिक अप्रोच वो तो राजा राम मोहन रॉय का पहला ही था कि जब तक हम अपने समाज को इस ओर नहीं मोड़ेंगे तब तक किसी तरह से अंधविश्वास का दौर चलता रहेगा, इलिटरेसी, अंधकार का युग चलता रहेगा, तो उन्होंने इस तरह से भी एनलाइटन किया था, ठीक है। अब इसमें से थोड़ी वक्त के साथ साथ थोड़ा सा डिवाइड आता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे राजा राम मोहन रॉय की एक और चीज थी, इन्होंने डेविड हेयर को भी सपोर्ट किया था, डेविड हेयर को सपोर्ट किया था, जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो इस्टेब्लिश करने में इन्होंने डेविड हेयर की भी काफ़ी मदद की थी, तो उसके लिए भी राजा राम मोहन रॉय को याद किया जाता है, ठीक। अब उसके बाद हम देखते हैं कि ब्राह्मण समाज में समय के साथ साथ कुछ ब्रांचेस भी उसके निकले, उसमें कुछ अलग अलग विचारधारा भी पनपी, लोगों ने उस ब्रांचेस को लेके फिर आगे बढ़ा। आप उसको देखिए, ब्राह्मण समाज सबसे पहले ये टूटा आदि ब्राह्मण समाज में, आगे चलकर ये टूटता है आदि ब्राह्मण समाज में, जिसके लीडर होते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। और इनकी एक और ब्रांच जो टूटती है वो होती है ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया। ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया को लीड करते हैं केशव चंद्र सेन, ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया, इसको लीड करते हैं केशव चंद्र सेन, मैं यहाँ लिखती हूँ केशव चंद्र सेन। उसके बाद इस ब्रांच से भी एक और ब्रांच निकलती है, ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया से भी एक, जब डिफरेंसेस बढ़ जाते हैं लोगों के केशव चंद्र सेन के साथ, तो एक और इसकी शाखा निकलती है, वो होता है साधारण ब्राह्मण समाज, इसको भी याद रखेंगे, कभी कभी इस पे क्वेश्चन आता है। साधारण ब्राह्मण समाज को लीड करते हैं आनंद मोहन बोस, ठीक है, इसको लीड करते हैं आनंद मोहन बोस, मोहन बोस। इसके बाद हम देखेंगे एक दूसरा और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन फ्रेंड्स, जो कि पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पीटी रिलेटेड टॉपिक ज़्यादा डिस्कस करेंगे, प्रार्थना समाज, ओके, प्रार्थना समाज जिसके फाउंडर थे, प्रार्थना समाज 1867 में इसकी फाउंडेशन रखी गई और इसके फाउंडर थे आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग। ये भी ऑर्थोडॉक्स आइडियाज, कास्टिज्म, रिजिडिटी के खिलाफ इस समाज ने भी काम किया। उसके बाद स्टार्ट होता है यंग बंगाल मूवमेंट, यंग बंगाल मूवमेंट जो स्टार्ट किया जाता है हेनरी विवियन डिरोजियो के द्वारा, ओके। हेनरी विवियन डिरोजियो एक टीचर रहते हैं कलकत्ता हिंदू कॉलेज में, और ये एक रेडिकल इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था फ्रेंड्स, हेनरी विवियन डिरोजियो, ठीक है, जहाँ पे ये इंग्लिश आइडियाज और उनके जरा जो डिवाइड एंड रूल और ये सब जो फैलाया जाता था उसका ये खुल के विरोध करते थे और भारतीयों को जगाने का काम करते थे, तो ये एक रेडिकल इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था बंगाल के अंदर, ठीक। यंग बंगाल मूवमेंट आपका स्टार्ट हुआ था ये 1820s टू 1830s के दौर में, ठीक है, ये टाइम आप याद रखेंगे।
उसके बाद हम देखते हैं कि कई और ऐसी संस्थाओं ने काम किया, जैसे कि परमहंस मंडली। ठीक है फ्रेंड्स, परमहंस मंडली का फॉर्मेशन ईयर था 1849। ठीक, और इसके फाउंडर थे दादोबा पांडुरंग। आपको ये नाम याद रखना है, दादोबा पांडुरंग। कभी मैच वाले क्वेश्चन में भी ये पूछा जाता है, कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस और फाउंडर का नाम, तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। और उसके बाद सत्यशोधक समाज भी डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए काम करती है। ठीक है, और इसके फाउंडर होते हैं ज्योतिराव फुले। 1873 में इस फाउंडेशन ईयर है, और इसके फाउंडर होते हैं ज्योतिराव फुले। ठीक है, ज्योतिराव फुले के बारे में फ्रेंड्स एक चीज और याद रखेंगे आप, कि ज्योतिराव फुले ने ऑथर किया था गुलामगिरी। अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि ये ऑथर किए थे गुलामगिरी। ठीक है, जिसमें इन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस की व्यथा लिखी थी, और सेकेंडली दलित जो शब्द है डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सर्वप्रथम इन्होंने ही यूज किया था, ज्योतिराव फुले ने। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हम देखेंगे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। काफी पॉपुलर ये सोसाइटी रही, जो पुणे के अंदर काफी एक्टिव थी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। और आपको पता होगा कि इसके जो फाउंडर थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की फाउंडेशन ईयर थी 1905, जब गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी नींव रखी। इसके फाउंडर मैं लिख देती हूँ, गोपाल कृष्ण गोखले। आपको एक चीज और गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से याद रहना चाहिए फ्रेंड्स, कि जो गोपाल कृष्ण गोखले थे गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे, गांधी जी इनको अपना गुरु मानते थे। ठीक है, पुणे के अंदर ये काफी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी एक्टिव थी। और सातवां अगर हम लोग बात करेंगे तो रामकृष्ण मूवमेंट। ठीक है, जो उनके डिसाइपल स्वामी विवेकानंद जी द्वारा चलाया जा रहा था, और ये उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। ये स्पिरिचुअलिटी और वेदांतिक लर्निंग्स के लिए ये मूवमेंट काफ़ी फेमस हुई। ठीक है, स्वामी विवेकानंद इसके फाउंडर थे, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। ठीक, और ये 1897 में ये मूवमेंट चलाई गई। और उसके बाद रामकृष्ण मूवमेंट के बाद ऐसे और कई मूवमेंट चलाए गए फ्रेंड, जैसे कि एक दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का नींव रखा। दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज का नींव रखा गया। ठीक है, आर्य समाजिस्ट जो थे ये भी मूर्ति पूजा के खिलाफ रहते हैं। ये दयानंद सरस्वती का एक फेमस स्लोगन दिया गया, बैक टू वेदास। ठीक है, बैक टू वेदास, इसको हम लोग जरूर याद रखेंगे, बैक टू वेदास। उसके बाद आर्य समाज की फॉर्मेशन ईयर हम लोग याद रखेंगे 1875। ठीक है, दयानंद सरस्वती जिनको हम लोग मूल शंकर के नाम से भी जानते हैं, मूल शंकर इसके नाम से भी जाना जाता है इनको। और बैक टू वेदास के बाद इन्होंने भी एक इम्पोर्टेंट इनकी कंपोजिशन है, वो फेमस वर्क, अक्सर ये पूछा जाता है फ्रेंड्स एग्जाम में। ठीक है, फेमस वर्क है इनका सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश, जिसको दयानंद सरस्वती जिसके ऑथर हैं। ठीक, और इसके बाद इन्होंने एक मूवमेंट भी चलाया था, एक हालांकि उसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी रहती थी, लेकिन उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था जिसका नाम था शुद्धि मूवमेंट। इनका कहना था कि जो फोर्सफुल कन्वर्सन हुआ है क्रिश्चियनिटी के अंदर, जो लोग फोर्सफुली कन्वर्ट कर दिए, क्रिश्चियनिटी अपना लिए, उनको बैक हिंदुइज्म में लाएंगे, तो इसके लिए इन्होंने शुद्धि मूवमेंट भी चलाया। ठीक है, आप याद रखेंगे इसको। और उसके बाद हम लोग 9th बात कर लेते हैं। एक केरल में स्टार्ट हुई श्री नारायण गुरु श्री नारायण गुरु धर्म परिपालना मूवमेंट। ओके, धर्म परिपालना मूवमेंट ये केरल की जावा कम्युनिटी में ये चलाई गई मेनली करके, और इसके फाउंडर थे श्री नारायण गुरु। केरल के मेनली जो जावा कम्युनिटी थी, ठीक है, ये वहाँ की एक दलित कम्युनिटी थी, उनके राइट्स के लिए नारायण गुरु ने ये मूवमेंट चलाया था, ताकि काफी भेदभाव का उन्हें सामना करना पड़ रहा था। तो ये मूवमेंट जो था ये उन्हीं की आवाज थी फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद आप देखेंगे जस्टिस मूवमेंट चलाया गया मद्रास के अंदर। जस्टिस मूवमेंट चलाया गया मद्रास के अंदर इन द ईयर 1917, और इसके लीडर्स थे C.N. मुदालियर, T.M. नायर, P. त्यागराजा, ये सब इसके लीडर्स थे जस्टिस मूवमेंट के लिए। ये भी डिप्रेस्ड क्लासेस की आवाज उठा रहे थे, उनके अधिकारों का जो हनन हो रहा था उसके खिलाफ लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे।
ठीक है। उसके बाद एक हम फ्रेंड्स और एक देखते हैं, एक वाइकॉम सत्याग्रह भी होता है साउथ इंडिया में, ठीक है। वाइकॉम सत्याग्रह, ये जो सत्याग्रह होता है 1924 में, ये बेसिकली एक टेम्पल एंट्री मूवमेंट है, जो डिप्रेस्ड क्लासेस को, डाउन ट्रेडन को, ठीक है, हिंदूज मना करते थे, या जो सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोग थे वो लोग की तरफ से मनाही रहती थी कि एंट्री, उनको टेम्पल एंट्री नहीं देना है। तो ये उस प्रथा के खिलाफ थी, ये वाइकॉम सत्याग्रह। टेम्पल एंट्री मूवमेंट के नाम से भी ये काफ़ी फेमस था, और इसको लीड कर रहे थे, इसके लीडर थे, इसको आप जरूर याद रखिएगा, के पी केशवा इसके लीडर थे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स वहाबी मूवमेंट। ये आप जानते हैं इस्लामिक प्यूरिफिकेशन, इस्लामिक रिफॉर्म मूवमेंट था वहाबी मूवमेंट। ये मूवमेंट भी 18th सेंचुरी में चली, ठीक है। 18th सेंचुरी में ये मूवमेंट भी चली, और इसके लीडर्स थे इस मूवमेंट के, चूँकि इस्लामिक रिफॉर्म्स की बात करते थे, इस्लाम भी अपने आप को वेस्टर्न नॉलेज और इंग्लिश एजुकेशन की तरफ से खोले, इस वजह से ये वहाबी मूवमेंट जब चला तो इसके जो लीडर्स थे, ये आप याद रखिएगा, शाह अब्दुल अजीज का नाम आता है। और चूंकि ये जो वहाबी एक लीडर थे सऊदी अरबिया के, उनसे इन्फ्लुएंस थे, इसलिए उन्होंने इस मूवमेंट का नाम वहाबी मूवमेंट रखा। और इसके लीडर्स शाह अब्दुल अजीज थे और सैयद अहमद बरेलवी थे, सैयद अहमद बरेलवी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक और मूवमेंट चला था, फरैजी मूवमेंट, ठीक है, फरैजी मूवमेंट। ये कंटेम्प्रेरी था वहाबीज के ही, और इसके लीडर थे हाजी शरियतुल्लाह। ये फ्रेंड्स कभी कभी ये मूवमेंट और इसके लीडर्स पे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीलिम्स में, ये आप रिवाइज किए रहेंगे एक बार इसको, तभी ये क्वेश्चन है। एक अगर उसमें आप थोड़ा सा भी अगर आपको याद हो, थोड़ा सा भी आप क्लू ले सकें, एक दो अगर मैच में भी एक दो आप ठीक कर लेते हैं तो बाकी अपने आप ठीक हो जाता है, ठीक। वो आपको वहाँ पे लॉजिक लगाना है। उसके बाद सर सैयद अहमद खान भी एक सोशल रिफॉर्मर थे, सर सैयद अहमद खान, ठीक है ना, जिसने मुस्लिम्स एजुकेशन के लिए काफ़ी काम किया। हालांकि अभी जो हम लोग देखते हैं, इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज स्टार्ट की, अभी की जो प्रेजेंट अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है सो कॉल्ड, ठीक है, ये इसकी नींव इन्होंने ही रखी थी, सर सैयद अहमद खान ने ही, ठीक है। ये 1875 में ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में वही जाकर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हुआ, ठीक। तो इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद पारसी कम्युनिटी में भी फ्रेंड्स बहुत सारे रिफॉर्म वर्क चल रहे थे, उनमें एक मैं एक लिखती हूँ एक मूवमेंट का, वो था रहनुमाई मजदयासन सभा, ठीक है। ये पारसिस कम्युनिटी में था, बेसिकली जो उनके अंदर जो सोशल स्ट्रक्चर चल रहा था पारसियों के अंदर, मेनली उसको एक रिफॉर्म मूवमेंट की तरफ मोड़ने के लिए था। और इसके लीडर्स थे हमारे दादा भाई नारोजी फरदून जी, ठीक है, नारोजी फरदून जी और दादा भाई नारोजी, ठीक है, ये इसके लीडर्स थे। पारसी कम्युनिटी की जो समस्याएं थी, वो दादा भाई नारोजी अक्सर अपने एक न्यूज़पेपर राफ्त गुफ्तार में लिखते रहते थे, राफ्त गुफ्तार में अक्सर इसको पब्लिश करते थे, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, राफ्त गुफ्तार से अगर क्वेश्चन आएगा तो ये आप याद रखेंगे कि दादा भाई नरोजी इस न्यूज़पेपर को चलाते थे, ठीक। उसके बाद सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स भी कई हुए फ्रेंड्स। सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स में आप देखेंगे कि सिंह सभा, और उसके बाद आप सिख सभा और अकाली दल, ये सारे रिफॉर्म मूवमेंट चलाए गए। मेनली जो गुरुद्वारा के अंदर करप्शन चल रहा था, ठीक है, जो करप्ट महंस के खिलाफ और जो करप्ट प्रैक्टिसेस उन्होंने चला रखा था, ये बेसिकली उसी के खिलाफ ये सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स था। मैं यहाँ पे देती हूँ, गुरुद्वारा रिफॉर्म्स करने के लिए ये सारे मूवमेंट चलाए गए थे उस वक्त। तो लगभग हर कम्युनिटी के लोग, चाहे वो ब्राह्मण्स हो, सिख हो, पारसी कम्युनिटी हो, हिंदुइज्म से लोग हों,
ये सारे कम्युनिटी के लोग अपना अपना रिफॉर्म मूवमेंट चला रहे थे उस वक्त। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज का कंट्रीब्यूशन जरा एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी क्रम में एक और मूवमेंट छूट गया फ्रेंड्स, वो एक था आपका थियोसॉफिकल मूवमेंट। आप इसको भी जरूर याद रखिए, थियोसॉफिकल मूवमेंट। थियोसॉफिकल मूवमेंट आप जानते हैं, इसके लीडर्स थे मूवमेंट के ऑलकॉट और ब्लेवाट्स्की। इसका नाम लिख लीजिए, HP ब्लेवाट्स्की, HP ब्लेवाट्स्की और ऑलकॉट, MS ऑलकॉट, ठीक है। सबसे पहले तो थियोसॉफिकल मूवमेंट इन्होंने शुरू किया, बाद में 1907 में इस मूवमेंट से एनी बेसेंट जुड़ी। एनी बेसेंट के बारे में एक चीज़ और आप लोग याद रखिए कि एनी बेसेंट वही महिला है जो 1917 के कांग्रेस सेशन जो कलकत्ता में हुआ था उसकी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट बनी थी, ठीक है। तो 1907 में जब एनी बेसेंट इस मूवमेंट से जुड़ी और उसके बाद थियोसॉफिकल मूवमेंट को और आगे लेकर बढ़ती हैं, एनी बेसेंट के नेतृत्व में ये मूवमेंट आगे बढ़ता है। एनी बेसेंट से जुड़ा हुआ एक और फैक्ट याद रखिए फ्रेंड्स, एक तो ये 1917 का मैंने बताया INC सेशन जो हुआ था कलकत्ता में, उसकी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी एनी बेसेंट। और सेकंड था आज जो हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी देख रहे हैं BHU, ठीक है। ये BHU जो 1916 में अस्तित्व में आया, इसके पीछे भी जो कलकत्ता जो बनारस हिंदू कॉलेज का नींव रखने का काम भी एनी बेसेंट ने ही किया था, एनी बेसेंट का भी उसमें रोल था। तो ये दो फैक्ट्स आप जरूर याद रखें एनी बेसेंट के बारे में। अब हम बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज पे, ठीक है। एनी बेसेंट के साथ साथ डॉक्टर सोशल रिफॉर्मर्स में डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की बात कर लेते हैं। इनका क्या ही कहना, जिस कम्युनिटी से थे ये, जिस डाउन टोडन कम्युनिटी से थे और उसमें रहकर जिस महानता को इन्होंने प्राप्त किया, इतनी डिग्रियां इनके पास थी, इतने विद्वान आदमी थे अम्बेडकर साहब। इन्होंने सिर्फ संविधान के लिए ही नहीं, सिर्फ डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए नहीं, बल्कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काफ़ी कुछ काम किया है। तो इनको कैसे भूला जा सकता है। उन्होंने एक स्टार्ट किया था जर्नल बहिष्कृत भारत। ये क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन आता है, इसको मैं ऐसे लिख रही हूँ, बहिष्कृत भारत, ठीक है। बहिष्कृत भारत ये जर्नल इन्होंने ही स्टार्ट किया था, अम्बेडकर साहब ने स्टार्ट किया था 1927 में। उसके बाद इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा भी स्टार्ट करी थी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा भी स्टार्ट किया था फ्रेंड्स इन्होंने 1924 में। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन भी इन्होंने स्टार्ट किया था 1942 में। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन भी स्टार्ट किया था 1942 में। और डिप्रेस्ड क्लासेस के उस समय ये आवाज़ हुआ करते थे अम्बेडकर साहब, ठीक है। इनके बारे में जितना भी कहा जाए कम है। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं बिगिनिंग ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, राइट। बिगिनिंग ऑफ इंडियन नेशनलिज्म की जब हम बात करेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन के पहले भी कुछ संस्थाएं थी जो चल रही थी। पहले तो वो एक वन ऑफ द पॉइंट्स है। देन सेकंड पॉइंट कि क्या कारण रही कि हमें लगा, भारतीयों को लगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसा एक मंच होना चाहिए हमें अपनी बात रखने का, उसके पीछे कारण क्या था, है ना। इस जो नेशनलिज्म की जो शुरुआत हो रही थी उसके पीछे कारण क्या है, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण थे फ्रेंड्स। उसके पीछे मैं कुछ कारणों को यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ पॉइंट्स को। एक तो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन जो हो रहा था ब्रिटिश रूल के दौरान, वो एक कारण था। पॉलिटिकल यूनिफिकेशन जो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल हो रहा था, ये एक कारण था। ये ऐसे हो रहा था कि हिमालय से लेके केप कैमूरिन तक और असम से लेके खीबर पास तक, जब ये पूरा कंट्रोल अंग्रेजों के अंडर आ गया भारत का, ठीक, तो भारतीयों को भी ये लगने लगा कि हम लोग कॉमन सब्जेक्ट हैं फॉर कॉमन मास्टर। हमारा एक कॉमन मास्टर है ब्रिटिश और हम लोग उसके कॉमन सब्जेक्ट हैं। तो इससे जो उनके अंदर पॉलिटिकल यूनिफिकेशन की भावना जागी कि हम लोग सब इसी धरती, इसी मेनलैंड से हैं जिसको एक ही कॉमन मास्टर रूल कर रहा है, ठीक है। तो माने हमारी सारी शिकायत उसी से है। तो इस तरह से पॉलिटिकल यूनिफिकेशन का भाव जागा। सेकेंड, जो मिलिट्री थी वो भी पॉलिटिकल यूनिफिकेशन का काम करती थी, क्योंकि वही ट्रूप्स अब साउथ में भी काम कर रही थी, नॉर्थ में भी काम कर रही थी, ईस्ट में भी काम कर रही थी, वेस्ट में भी काम कर रही थी। तो इस तरह से जब पॉलिटिकल यूनिफिकेशन की भावना जागी तो उनमें कहीं ना कहीं नेशनलिज्म का भाव भी जागा, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं प्रेस एंड लिटरेचर का भी काफ़ी योगदान रहा इसमें, ठीक है।
बहुत सारे हमारे राइटर्स थे, जैसे कि मैक्स मुलर थे, आरजी भंडारकर थे। ये बार बार अपने साहित्य में ये लिख रहे थे कि कैसे इंडिया डिप्रेस ऑप्रेस किया जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा, भारतीयों के हाल कितनी हद से बदतर होती जा रही है। तो एक लिटरेचर साहित्य ऐसे भी आईना होता है समाज का। उन्होंने जब इसको लिखना शुरू किया, जैसे कि हम देखते हैं कि दीनबंधु मित्र का नील दर्पण हम देखते हैं, उसमें कैसे जो नील की खेती कर रहे किसानों की जब व्यथा उसमें प्रकट होती है नील दर्पण में। तो ये ऐसे कई सारे साहित्य थे जिससे लगातार जो भारतीय जिस चीज़ों से गुजर रहे थे उसको उजागर किया जा रहा था। और उसी तरह से प्रेस, हालांकि बहुत सारे एक्ट ऐसे पारित किए गए जिससे प्रेस को दबाया जा सके, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन के समय भी पास हुआ था, ताकि प्रेस के द्वारा लोग अपनी बातों को ना रख सकें। ठीक है, मगर एनी हाउ प्रेस एंड लिटरेचर ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया इंडियन नेशनलिज्म को जगाने में। ठीक, तीसरी पॉइंट हम बात करेंगे कि बार बार इंडिया के रिच कल्चरल हेरिटेज की बात हो रही थी, वेदांतिक लर्निंग्स की बात हो रही थी, भारत की रिच कल्चर की बात हो रही थी, इससे भी रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज पास्ट। ठीक है, और ये बताया जा रहा था कि ये सोचना गलत है कि हम पे फॉरेनर्स आकर, यूरोपियन आकर रूल कर लिए तो वो लोग सुपीरियर थे और इंडियंस इन्फीरियर थे, या एक इन्फीरियर सिविलाइजेशन को उन्होंने रूल करके एहसान किया, ये गलत है। भारत खुद भी एक अपने आप में एक धरोहर था, और उसकी जो एजुकेशन सिस्टम थी, उसकी गुरुकुल परंपरा थी, उसकी जो वैदिक लर्निंग थी, वो अपने आप में अद्भुत है। तो इस तरह से जब इंडिया के रिच कल्चर को और हेरिटेज को उजागर किया गया, तब लोगों को लगा कि नहीं, हम लोग एक काफ़ी एडवांस सिविलाइजेशन से हैं। ठीक है, हमारे पर कोई सुपीरियर आके रूल नहीं कर रहा है, बाकी हम शोषित हो रहे हैं। इस तरह की भावनाएं जागी। उसके बाद हम देखते हैं कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स ने भी काफ़ी रोल प्ले किया नेशनलिज्म को जगाने में। ठीक है, जब वेस्टर्न लर्निंग की बात होने लगी और समाज को खोलने की बात होने लगी, सुपरस्टिशंस पर जब प्रहार होने लगा, तो इस तरह से इन सब चीज़ों ने भी नेशनलिज्म ग्रो करने में मदद करी। इसके बाद हम देखेंगे कि काफ़ी रिएक्शनरी पॉलिसीज भी थे जिससे लोग भड़के और उनको लगा कि नहीं, अब एक्सप्लॉयटेशन की हद हो रही है। ठीक है, और ये रिएक्शनरी पॉलिसीज ये था फ्रेंड्स कि लिटन ने आईसीएस एग्जामिनेशन का जो इंडियन सिविल सर्विसेज का जो एग्जामिनेशन का एज था उस वक्त, यानी जो उम्र होती थी, उसको घटा दिया था। मतलब उसको 21 साल से 18 ईयर्स कर दिया था। ठीक है, इससे भी काफ़ी जो एजुकेटेड क्लास थी इंडियन सोसाइटी में, ठीक है, ये लोग काफ़ी भड़के हुए थे इस फैसले से। उसके बाद दूसरी चीज़, इनकी एक और खामी थी, जब बहुत अकाल से देश गुजर रहा था, ठीक है, यानी 1877 में जब भयंकर अकाल पड़ा हमारे देश में, उस समय लिट्टन ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया। और इस दिल्ली दरबार का इतना भव्य आयोजन किया, जैसे ऐसा लगा कि लोगों को चिढ़ाया जा रहा है। एक तरफ जनता भूख से मर रही थी और दूसरी तरफ लिट्टन ने ग्रैंड दरबार का आयोजन किया 1877 में। इससे भी लोग का बहुत ज़्यादा नाराज थे। फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, एक से एक उसके बाद एक्ट भी पारित होता गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसमें इंडियन जो प्रेस थी या भारतीय जो प्रेस को अपने प्रेस में कुछ भी अंग्रेजों के खिलाफ लिखने की इजाज़त नहीं थी। अगर वो ऐसा करते थे तो उनके प्रेस को जब्त कर लिया जाता था। ये भी एक विरोध का कारण बना और इसने भी नेशनलिज्म डेवलप करने में काफ़ी मदद करी। ठीक है, कि जब हम अगर अपनी आवाज़ ही नहीं रख पाएंगे, अपने एक्सप्लॉयटेशन को ही नहीं बता पाएंगे, तो फिर हम अपनी व्यथा किससे कहें, कैसे करें। ठीक है, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में भी एक काफ़ी, उसके बाद फ्रेंड्स आपको याद होगा कि एक इल्बर्ट बिल की भी कंट्रोवर्सी थी। ठीक है, उसमें ये कंट्रोवर्सी जब हुई कि नहीं, जो अगर इंडियन जज होगा तो वो यूरोपियन कन्विक्ट को ट्रायल नहीं करेगा। ठीक है, इस पे लोगों ने काफ़ी कंट्रोवर्सी किया, इल्बर्ट बिल का कंट्रोवर्सी हुआ। उसके बाद एक और हम लोग देखेंगे, लिटन के समय में एक ऐसी घटनाएं घटी रिएक्शनरी पॉलिसीज में कि लोगों ने सोचा कि नहीं, अब वो सही वक्त आ गया है कि हम अब धीरे धीरे हमें एकजुट होना चाहिए। साथ ही जो वेस्टर्न एजुकेशन का भी जो प्रभाव देखने को मिला मिडिल क्लास में, इसका जो बढ़ता प्रभाव रहा, इसने भी अपना रोल प्ले किया कि नहीं,
अब हमें थोड़ा सा ओपन होना चाहिए, हमें भी थोड़ा देखना चाहिए कि क्या कुछ चल रहा है, साइंटिफिक लर्निंग्स पे हमें भी ध्यान देना चाहिए और अपने समाज को अंधविश्वासों से, डार्कनेस से निकालना चाहिए। इसने भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, ठीक है। और इसके साथ ही फ्रेंड्स एक पॉइंट और इसमें देखने को मिलता है कि इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ऑलराइट, इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, इसने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया लोगों को एकजुट करने में, ठीक है। क्योंकि लोग अपनी भाषा, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए उन्हें कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते थे। इस तरह से भी वो आपस में एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ में ये कहीं ना कहीं बहुत कामगार हुई और इस तरह से राष्ट्रवाद को और हवा मिली और ये ताकि और आगे तक बढ़ा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे ऐसे जिससे नेशनलिज्म ग्रो हुआ। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्रेंड्स कि नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक जिस बहुत ही इम्पोर्टेंट, उसके इम्पोर्टेंट सेशंस। और जब भी आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने जाएं तो आईएनसी के इम्पोर्टेंट सेशंस, उसके प्रेसिडेंट, उसके ईयर और उसके फाइनल आउटकम्स क्या रहे ये आप ज़रूर देख कर जाएं, ठीक है। चलिए आप लोग सब अपनी तैयारी अच्छे से करिए, हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। टिल देन गुड बाय, गुड बाय एवरीवन, कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। चलिए सब लोग स्ट्रेस फ्री होके रिवाइज करेंगे अपना अपना। हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन के साथ। टिल देन गुड बाय एवरीवन, बाय बाय।